ओके, लास्ट टाइम हमारा टॉपिक स्टार्ट किया था। टॉपिक हमारे पास था वेव्स की हम लोगों ने जनरल प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी। अगर मैं थोड़ा सा क्विक रीकैप ले लूँ और मैं तुम लोगों की हेल्प से जो है ना, जो हमारी लास्ट क्लास थी, मैं चाहता हूँ उस क्लास को क्या करें हम लोग एक तरह का क्विकली रीकैप करें। अच्छा, मैं एक काम ये करता हूँ कि लिस्ट जो तुम्हारी इसमें से जो लोग यहाँ पे मुझे पार्टिसिपेंट्स हैं उनमें से बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं बख्तावर से। बख्तावर, वेव को कैसे डिफाइन करेंगे? बख्तावर, आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी, वो उधर ओके। मरियम, तुम बताओ मुझे कि वेव को कैसे डिफाइन करेंगे? हाउ वी कैन डिफाइन वेव? मोहसिन, अच्छा ठीक है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी थ्रू मूविंग ऑफ पार्टिकल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अगर तुम लोग साथ में इस चीज़ को मेंशन कर दोगे कि फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, तो फिर ये बड़ी प्रॉपर डेफिनेशन हो जाएगी। ठीक है, स्टिल ये काफ़ी लेजिटिमेट एंड वैलिड डेफिनेशन है कि जब भी हम लोग बात करते हैं वेव की या वेव मोशन की, तो वेव मोशन इज़ अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विद और विदाउट मीडियम। ठीक है, तो मीडियम के साथ और मीडियम के बगैर दोनों केसेस में हो जाती हैं। ठीक है, अगर तुम लोग आज अगर स्क्रीन मेरी तुम सबको नज़र आ रही है, पता नहीं आ रही है स्क्रीन सबको नज़र? मैं एक मिनट इसको प्रेजेंट करता हूँ। मेरे ख्याल से स्क्रीन तुम लोगों को नज़र नहीं आ रही है। तो आज का जो टाइप है, आज का जो टॉपिक है, हम लोग इसकी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं वेव्स की। और वेव्स की क्लासिफिकेशन में जो फर्स्ट टाइप हम लोग बात कर रहे हैं मैकेनिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और लास्ट वेव्स हमारे पास कौन सी हैं? मैटर वेव्स हैं। अच्छा, मैंने जो लास्ट टाइम डिफाइन किया था वेव को, मैंने कहा कि विद और विदाउट मीडियम। तो वो वाली वेव्स जिनको मीडियम रिक्वायर होता है फॉर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, दे आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। ठीक है, तो मैकेनिकल वेव्स में आपके पास साउंड वेव्स भी आ जाएंगी, वाटर वेव्स भी आ जाएंगी, क्योंकि वाटर वेव के केस में मीडियम क्या चीज़ होता है? आपका वाटर होता है। तो वाटर पार्टिकल्स मीडियम होते हैं। तो कौन सी एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही होती है थ्रू वाटर पार्टिकल्स? तो लाइव लोग में बता दें कोई मुझे। अगर मैं कहता हूँ वाटर वेव में एनर्जी क्या है और पार्टिकल्स क्या हैं? वाटर के मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स हैं और एनर्जी क्या है? एनर्जी कौन सी होगी, कोई बताएगा मोशन के अलावा? एनर्जी आपकी किनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, किनेटिक एनर्जी ट्रेवल कर रही है किसके थ्रू? वाटर मॉलिक्यूल्स के थ्रू। ठीक है, इसी तरह से जब मैं बात करता हूँ साउंड की, तो साउंड वेव के अंदर एनर्जी क्या होती है हमारे पास? साउंड एनर्जी होती है। और पार्टिकल्स कौन से होते हैं साउंड एनर्जी की, साउंड वेव्स के केस में? एयर पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो मैं दो एग्जांपल्स को मैंने डिस्कस किया और मैंने इनको स्पेशली इसलिए चूज़ किया कि वाटर जो है बेसिकली ट्रांसवर्स वेव है और साउंड हमारे पास कौन सी है? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो मैकेनिकल वेव्स दोनों हो सकती हैं, ट्रांसवर्स भी हो सकती हैं और लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकती हैं, लेकिन इनकी ख़ास बात ये होती है कि दे नीड्स एक्चुअली अ काइंड ऑफ मीडियम। ठीक है, तो दीज वेव्स आर मोस्ट फेमिलियर है। वो कह रहा है, इसमें कह रहा है कि द वेव मोशन इज ट्रांसमिटेड बाय द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम ऑसिलेटिंग टू एंड फ्रो हो गया हमारे पास। अप एंड डाउन या टू एंड फ्रो दोनों केसेस में हमारे पास क्या हो जाता है? मैकेनिकल वेव्स हो जाती हैं। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है थोड़ी सी स्पेशल टाइप ऑफ वेव्स हैं, इनमें मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता। राइट, तो वो वेव्स जिसमें एनर्जी ट्रांसफ़र होती है विदाउट मीडियम, दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अच्छा, इसमें पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम है जो हम लोग बाद में जाके स्टडी करेंगे। तो स्पेक्ट्रम वाइज हमारे पास स्टार्ट कहाँ से होता है? रेडियो वेव से होती है, और एंड कहाँ पर होता है हमारे पास? गैमा पे होता है। तो इस पूरे के पूरे स्पेक्ट्रम में जितनी भी वेव्स आती हैं, दे ऑल आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और इनकी ख़ास बात यह है कि इनमें मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता, विदाउट मीडियम की ट्रैवल कर लेती हैं। और उसका जो पॉसिबल रीज़न ये होता है कि इनके अपने पास एक इलेक्ट्रिक और एक मैग्नेटिक कंपोनेंट होता है। और तुम्हें पता है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक एक दोनों दूसरे के साथ जो होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। तो इन दो कंपोनेंट की वजह से क्या होता है कि ये एक तीसरे डायरेक्शन में मूव कर जाते हैं, क्योंकि एक तरह की टॉगलिंग हो रही होती है। तुम लोग सिलेबस के अंदर नहीं, लेकिन मैं तुम लोगों की
थोड़ी सी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि टॉपल कर रहे होते हैं, टॉपल करने की वजह से क्या होता है कि ये इलेक्ट्रिक कभी ऑसिलेट कर रहे होते हैं बेसिकली ये कंपोनेंट्स। इन कंपोनेंट्स के ऑसिलेशन की वजह से क्या होता है कि विदाउट मीडियम ये ट्रैवल कर जाती है। तो अगर मैं कहूँगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से कुछ खास चीज़ें तुम लोग याद रखती हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के स्पेक्ट्रम में जितनी भी वेव्स आती हैं उन सब की स्पीड जो होती है वो कितनी होती है। ये तो काफ़ी अच्छी वैल्यू दे दी उन्होंने, लेकिन जो एक्चुअल वैल्यू यूज़ करोगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन सब की स्पीड होती है। ठीक है, तो मैं अगेन इसको अगर एक शॉर्ट फॉर्म में दोबारा इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो दीज आर द वेव्स विच डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रैवल। और ये काफ़ी ब्लेसिंग है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो आपकी लाइट होती है वो सन से अर्थ तक जो है ना वो ट्रैवल कर लेती है, क्योंकि आप अगर देखो तो एटमॉस्फेयर मतलब अगर हम लोग स्पेस की बात करते हैं तो स्पेस में किसी भी किस्म के पार्टिकल्स नहीं होते हैं। तो ये अच्छी चीज़ है कि विदाउट पार्टिकल्स ये मूव कर रही है, तो ये हमारे पास इसकी ख़ास बात है। अच्छा, लास्ट जो वेव्स हैं वो मैटर वेव्स हैं। ये तुम लोगों के इतनी ज़्यादा डीलिंग में नहीं आती। बेसिकली ये जो वेव्स होती हैं डील करती हैं आपके फंडामेंटल पार्टिकल्स जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हो गए और इवन आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे क्वार्क्स वगैरह होते हैं, तो उसमें ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स में होता है। फंडामेंटल पार्टिकल्स के अंदर ये जो होती है बेसिकली एसोसिएट करती हैं, इलेक्ट्रॉन से एसोसिएट करती हैं वेव्स। इलेक्ट्रॉन बेसिकली पार्टिकल है, लेकिन इलेक्ट्रॉन को भी हम लोग कहते हैं कि अगर उसकी नेचर वेव वाली भी है, तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट भी जो होती है वो वेव की तरह होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की स्पीड ऑफ लाइट की बराबर रीच कर जाती है। जो चीज़ स्पीड ऑफ लाइट की बराबर रीच कर जाती है तो उसमें कन्वर्ट होती है। तो इनको हम लोग मैटर वेव्स कहते हैं। वो वेव्स हैं जो कि एसोसिएट करती हैं किस चीज़ से, फंडामेंटल पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स वगैरह से। तो ये एक नॉलेज के लिए एक्स्ट्रा चीज़ है, लेकिन तुम लोग याद रखो मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अलावा भी थर्ड टाइप ऑफ वेव होती है जिसको हम लोग मैटर वेव कहते हैं। और मैटर वेव में वो वेव्स होती हैं जो कॉमनली रिलेट करती हैं किस चीज़ से, इलेक्ट्रॉन से, फंडामेंटल पार्टिकल से। तो ये 3 टाइप्स हमारे पास किस चीज़ की, वेव्स की। अच्छा, इसके बाद मैंने लास्ट टाइम भी तुम लोगों को कुछ चीज़ें करवाई थी। मैं चाह रहा हूँ कि इसका क्विक रिकैप इन नोट्स के थ्रू भी कर देता हूँ। ये हमारे पास वो टर्म्स है जो मैंने लास्ट टाइम की थी। मैं एक क्विक रिकैप कर लेता हूँ। स्टार्ट करते हैं किस चीज़ से, डिस्प्लेसमेंट में लिखवा चुका हूँ तुम लोगों को। डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज डिस्टेंस इन गिवन डायरेक्शन, ठीक है, फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। मैंने कल लास्ट टाइम बताया था कि जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते हैं अपने सेंट्रल जो उनकी इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है उनसे लेके, अगर मैं किसी भी सर्टेन जो है ना वो डिस्टेंस को अगर मैं कंसिडर करता हूँ तो वो उसका डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। मैं इसको ले जाता हूँ वर्किंग स्पेस के ऊपर, वहाँ पे ये आराम से मैं आप एक्सप्लेन कर दूँगा। ठीक है जी, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये हो गया कि मेरे पास ये अगर मेन रेफरेंस पोजीशन है और ये पार्टिकल की मूवमेंट है मुख्तलिफ, यहाँ से यहाँ तक टॉप पे जाएगा, वापस नीचे आएगा, क्रॉस करके वापस ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं मेरे पास क्या है, इसके मेन पोजीशन है। तो मैं सिर्फ जाकर इसको बोर्ड को क्लियर कर देगा ताकि तुम लोगों को मुश्किल हो रही है, बार बार चीज़ें गायब हो रही हैं अंदर से। एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड ये मेरे पास, मैं कहता हूँ अगर इस सिस्टम का मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो डिस्प्लेसमेंट आपका मेन रेफरेंस पोजीशन से लेके ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। और एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा मेरे पास? एम्पलीट्यूड ये वाली चीज़ हो जाएगी। जो आपके एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, ये वाले एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, इनका ये मेन रेफरेंस पोजीशन से जो आपका डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। इसके बाद हमने बात की टाइम पीरियड। टाइम पीरियड ये होता है कि आपके जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं अप एंड डाउन। सही है, ये एक कंप्लीट साइकिल में ड्रॉ कर रहा हूँ और ये वापस अपनी रेफरेंस पोजीशन के ऊपर आ गया, यहाँ से स्टार्ट किया था। इस पार्टिकल के यहाँ से लेके वापस आने तक का जो टाइम है, दिस टाइम इज कॉल्ड अ टाइम पीरियड। ठीक है, मैंने लास्ट टाइम तुम लोगों के लिए ड्रॉ किया था पेंडुलम। तो पेंडुलम को आराम से हम लोग अगर ड्रॉ करें तो पेंडुलम अगर यहाँ से मूव करता है, इधर आने के बाद वापस इधर तक आने में जितना टाइम लगता है तो वो इसका टाइम पीरियड होगा। एग्जैक्टली इसी तरह से मेरे पास अगर कोई ऑसिलेटिंग स्प्रिंग है, ठीक है, नहीं कोई।
अच्छा ये हमारे पास इस वक्त बिल्कुल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, ठीक है, ये ऑसिलेट नहीं कर रहा, ये मैं इसकी लाइन बना देता हूँ यहाँ से। अब ये जब अप एंड डाउन मूव करेगा, यहाँ से एक्सट्रीम तक जाएगा, वापस ऊपर आएगा और फिर स्प्रिंग वापस नीचे अपने जहाँ से उसने स्टार्ट किया था। तो इसमें जितना भी टाइम लगेगा, ये टाइम जो होगा, इस टाइम को हम लोग कहते हैं वन टाइम पीरियड कहते हैं, ठीक है। इस तरह से फिर हम लोगों ने फ्रिक्वेंसी की बात की थी और बाकी सारी चीज़ें की थी। मैं अगर मैं इसको बार बार जो डिस्कस करूँगा तो तुम लोग बोर हो जाओगे। तो मैंने फ्रिक्वेंसी, तुम्हें अगर याद हो तो फ्रिक्वेंसी किसके बराबर होती है, 1/t के बराबर होती है। और फ्रिक्वेंसी को डिफाइन जब करेंगे तो इट्स अ नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशन इन अ यूनिट टाइम, यानी एक सेकंड में वो कितनी बार ऑसिलेट कर रहे हैं, यानी कितने अपने साइकिल्स कंप्लीट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अ टाइम पीरियड। वेवलेंथ क्या होती है? वेवलेंथ इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स होता है। स्पीड की बात की तो स्पीड क्या होती है? अच्छा ये नई चीज़ है, इसको वापस लेके आ जाते हैं। अच्छा किसी भी बात करते हैं हम स्पीड ऑफ अ वेव, तो वेव की स्पीड क्या होती है? अगर मुझे वेव की स्पीड निकालनी है तो फॉर्मूला क्या याद है तुम लोगों को? ये नहीं है, लैम्डा इनटू। अच्छा अब ये कहाँ से ड्राइव हुई है चीज़? तुम लोगों को पता है कि स्पीड किसके बराबर होती है? डिस्टेंस डिवाइडेड टाइम। मैं तुम लोगों को लास्ट टाइम बताया था कि जो आपकी वेव मोशन होती है वो साइक्लिक होती है या नहीं होती है? तो एक कंप्लीट साइकिल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम लोग वेवलेंथ, राइट। और एक कंप्लीट साइकिल में कितना टाइम लगता है इन टर्म्स ऑफ टाइम? कैपिटल टी, जिसका टाइम पीरियड कहता हूं। अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं स्पीड के फॉर्मूला के अंदर, सो स्पीड इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। बट फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है? 1 डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। सो स्पीड किसके बराबर हो जाएगी? लैम्डा टाइम्स एफ। तो काफ़ी यूजफुल एक्सप्रेशन है। अगर किसी भी वेव का मुझे फाइंड करना है स्पीड, तो मैं उसकी वेवलेंथ को मल्टीप्लाई कर दूंगा उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? उसका टाइम पीरियड आ जाएगा। अच्छा फिर मैंने तुम लोगों को बताया था लास्ट टाइम फेज डिफरेंस का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे इसने दोबारा फेज डिफरेंस को अपने वे में डिस्क्राइब किया है, लेकिन मैं दोबारा से इसको एक बार तुम लोगों को रिकैप करवा लेता हूँ। मुझे यकीन है कि तुम लोगों ने नहीं पढ़ा होगा इसको, बिल्कुल भी हो सकता है भूल गए हो, तो अगर भूल गए हो तो इसे रिटेन करते हैं हम लोग। अच्छा इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी डिफरेंट है मेरी वाली से, लेकिन बात एक ही है। वो कह रहे हैं कि फेज डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ वेव इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टेजेस ऑफ ऑसिलेशन। मैंने बताया था कि स्टेट ऑफ मोशन, सो स्टेजेस ऑफ ऑसिलेशन, स्टेट ऑफ मोशन एक ही बात है टेक्निकली, यानी वो किस पॉइंट के ऊपर है, एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ एन एंगल। इन टर्म्स ऑफ रेडियन बोला था इसने, इन टर्म्स ऑफ एंगल कह दिया। तो इन टर्म्स ऑफ एंगल का मतलब ये हो गया कि हमारे पास इस वक्त डिफरेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे यूज हो रहे हैं। तो अगर ये पॉइंट चेक करो तो ये वाला एक्स है और ये वाला पॉइंट एक्स नॉट है। तो मुझे बताओ इन दोनों के दरमियान कितना फेज डिफरेंस होगा? सर वीडियो शेयर नहीं हो रही। मेरी वीडियो शेयर नहीं हो रही है? अच्छा जिस वक्त वीडियो चली जाए तो मुझे बता दिया करो, मुझे पता नहीं कोई एरर आ रहा है जिसकी वजह से वीडियो गायब हो जाती है बीच में। मरियम कब से शेयर नहीं हो रही थी? मुझे बता देना अगर नेक्स्ट टाइम वीडियो शेयर ना हो रही हो तो। अब नजर आ रही है मरियम? ठीक है सर। अब आ रही है ना? जी अब आ रही है। मैं तुम लोग से कह रहा हूँ कि ये देखो एक पॉइंट ये वाला एक्स है, ये एक्स है और ये एक्स नॉट है। मुझे बताओ कि इन दोनों के दरमियान का फेज डिफरेंस कितना होगा? अगर तुम दोनों के दोनों डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, और क्या इनका डिस्प्लेसमेंट सेम है या नहीं है? मुझे 2 क्वेश्चन का आंसर करो। यानी इसका मतलब ये है कि इनका स्टेट ऑफ मोशन एक ही है, यानी एक डिस्प्लेसमेंट की तरफ और एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इन दोनों के दरमियान जो फेज डिफरेंस होगा वो कितना होगा? 360 डिग्री 1, या फिर हम इसको कह सकते हैं 2 पाई कह सकते हैं, या रेडियन कह सकते हैं, या फिर इसको 0 डिग्री भी कह सकते हैं।
अच्छा लेकिन एक और काम करते हैं, अगर मैं इसमें से कोई 2 पॉइंट और पिक करूं, मैं बात करूं किसकी, y की, और मैं बात करूं x की। अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो क्या y और x का डिस्प्लेसमेंट सेम है या नहीं है? क्या y और x का डिस्प्लेसमेंट सेम है या नहीं है? यस और नो? सर वाई किधर आपने नोट किया? मेरे ख्याल से बहुत बेकार हो गया, तो मैं इसको दोबारा ड्रॉ कर लेता हूँ। मैंने इसको हाँ जी, अब बताऊँ, y यहाँ पर है और x यहाँ पर है। क्या y और x का डिस्प्लेसमेंट सेम है या नहीं है? सेम है ना? यस सर। ठीक है, लेकिन डायरेक्शन क्या सेम है या नहीं है? यस और नो? नो। नो, डायरेक्शन टोटली इनकी क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट है। ऑपोजिट। तो जब 2 पॉइंट्स के दरमियान इस तरह की रिलेशनशिप होगी तो उनके दरमियान फेज डिफरेंस कितना होगा? नाइन्टी डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा? 180 होगा, या फिर इसको हम लोग क्या कहेंगे, पाई कहेंगे। अच्छा, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ आउट ऑफ फेज। ये दोनों पॉइंट आउट ऑफ फेज हैं। और 360 वालों को मैं क्या कहूंगा, इन फेज कहूंगा। ठीक है। अच्छा, इससे मुझे एक चीज पता चल सर गया अगर कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट सेम हो और डायरेक्शन ऑपोजिट हो तो वो 180 का ही उनका वो हमेशा 180 का होता है। बिल्कुल, यस, ऐसा ही है, सही कह रही है। ठीक है। और इन फेज में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट भी सेम होता है लेकिन डायरेक्शन भी सेम होती है। दोनों थी वो हमारे पास क्या होता है, इन फेज होता है, यानी वो पार्टिकल्स एक दूसरे को कॉपी कर रहे होंगे कॉन्टिन्यूसली। जब तक कि वो वेव मूव कर रही होगी, वो पार्टिकल्स एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, कॉपी कर रहे होंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एग्जांपल हो जाएगी इन फेज की हो जाएगी। लेकिन इसके अलावा भी फेज डिफरेंस होते हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं अगर बात करूं इस क्रस्ट की, ये जो टॉप है, ये वाला, ठीक है, इस टॉप और इसके दरमियान भी फेज डिफरेंस है। ये वाला जो पॉइंट है, अगर मैं इसको यहां से ड्रॉ करता हूं, यहां से ये और ये पॉइंट, ये कितना बन रहा है एंगल की फॉर्म में, ये 90 डिग्री का है। अच्छा, जो आपका कंप्लीट साइकिल होता है ना, कंप्लीट साइकिल वो एंगल की फॉर्म में 360 डिग्री होता है। अगर मैंने तुम लोगों को डे 1 में बताया था कि मैं इसको सर्कल की फॉर्म में भी ड्रॉ कर सकता हूं, सही है। तो मैं यहां से लेके यहां तक का मतलब ये है कि ये 90 डिग्री हो जाएगा। इधर से इधर तक कितना हो जाएगा, 180। इससे इस टॉप तक कितना हो जाएगा, 270, और फिर वापस कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। तो ये साइक्लिक मोशन होती है। ठीक है, वेव साइक्लिक मोशन होती है, साइकिल की तरह हम लोग इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो आपने किसी भी 2 पॉइंट्स का मतलब, अगर ये पॉइंट यहां पर है, इस एंगल और इस एंगल का क्या डिफरेंस है, डिफरेंस निकालना होता है इफ यू नीड टू फाइंड द फेज डिफरेंस। तो ये चीज़ भी हम लोगों ने बात कर ली थी। वैसे मैंने कहा कि एक बार फिर करवा लेते हैं इसको, और इससे लिंक आप कुछ क्वेश्चंस करते हैं आज। ये मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें मैंने इस फॉर्मूले, ये तुम लोगों का सिलेबस का ऑब्जेक्टिव ये है कि तुम्हें इस फॉर्मूले को रिकॉल करना है जो तुम लोगों ने ओ लेवल्स में किया था। और ये क्वेश्चन तुम लोगों ने मेरे साथ सॉल्व करना है। एक छोटी एग्जाम्पल है, ठीक है। इसमें मैंने इस फॉर्मूले को यूज करना है। अभी मैंने तुम लोगों को बताया था स्पीड किसके बराबर होती है, स्पीड इज इक्वल टू v इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स f होता है। अब इसमें कह रहे हैं कि विजिबल लाइट, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, इसका स्पेक्ट्रम होता है वेवलेंथ बिटवीन 400 नैनो टू 700 नैनोमीटर हो गया, एंड इट्स स्पीड इन अ वैक्यूम इज 3.0 × 10⁸ हो गया। व्हाट इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ विजिबल लाइट?
देखो जब इसकी दो वेवलेंथ्स होंगी, यानी ये इसकी मिनिमम वेवलेंथ है और ये इसकी मैक्सिमम वेवलेंथ है, तो डेफिनेटली इसकी फ्रीक्वेंसीज भी दो होंगी, मिनिमम और मैक्सिमम, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट सेम होना चाहिए। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? 3.0 × 10⁸ होना चाहिए। तो इट मीन्स कि अगर मैं इसके मिनिमम पे फ्रीक्वेंसी का क्या मिलेगा? मैक्सिमम मिलेगा। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए मुझे मिनिमम वेवलेंथ यूज़ करनी होगी। वो कौन सी है? 400 नैनो हो गया। तो मैं अपना फॉर्मूला स्टार्ट करता हूँ, मुझे फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल करनी है। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्पीड डिवाइडेड बाय लैम्डा, और ये मेरे पास कौन सी है? मैक्स फ्रीक्वेंसी है। तो स्पीड कितनी है? 3.0 × 10⁸ हो जाएगी मेरे पास, डिवाइडेड बाय जो मेरे पास लैम्डा 400 नैनो किसके बराबर होता है? -9 के बराबर होता है, ये याद रखना है। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करके कोई आंसर निकाले, कोई भी 7.5 14 हर्ट्ज आ गई। इसी तरह से मिनिमम भी निकाल लोगे। मिनिमम निकालने के लिए तुम्हें इस 400 की यूज़ करना है, 700, और ये क्वेश्चन जो है ना आराम से इस तरह के हो जाएंगे। अच्छा, इसमें आते हैं इसकी नेक्स्ट एग्जांपल पर। इसमें हम यूज़ कर रहे हैं किसको? साउंड वेव को यूज़ कर रहे हैं। अब तो बताइए साउंड की स्पीड डिफरेंट होती है। बिल्कुल 330 होती है। कितनी होती है? 330 होती है। अब इसको सॉल्व करना है तुम लोगों ने। अ साउंड वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी हमारे पास? 400 हर्ट्ज है, इज ट्रैवलिंग इन अ गैस एट स्पीड ऑफ 320 मीटर। इसे दे दिया, 330 यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि इसने क्वेश्चन के अंदर 320 दे दिया गैस के अंदर से स्पीड। कह रहा व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अच्छा जी, ये तो फंस गए तुम लोग। फेज डिफरेंस पूछा, कैसे निकालेंगे इसका? पहले हमें इसकी वेवलेंथ निकालेगी, क्योंकि वेवलेंथ के बगैर हमें इसका फिर हम रेशो मेथड यूज करेंगे। बिल्कुल ज़बरदस्त। तो पहले हम लोग क्या करते हैं? इसका वेवलेंथ फाइंड करते हैं, और वेवलेंथ फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? लैम्डा इज इक्वल टू स्पीड डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। स्पीड मेरे पास 320 की है, और फ्रीक्वेंसी कितनी है मेरे पास? 400 हर्ट्ज है। 0 0 से कैंसिल हो जाएगा। क्या आ रहा है इसका वेवलेंथ? कितना आ रहा है? 0.8 मीटर आ रहा है। अब मैं यूनिटरी मेथड यूज़ करूँगा। मैं कहता हूँ कि तो मैंने तुम्हें लास्ट में बताया था कि जब आपके पास ये, इसको 360 कहते हैं, ठीक है? तो 360 डिग्री में हमारे पास कितनी एक वेवलेंथ आती है? ऐसा ही है ना? 360 डिग्री में 1 वेवलेंथ आती है। तो मैं कहूँगा कि 0.8 कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है किससे? 360 डिग्री से। तो 0.2 कितने एंगल के बराबर होगा? 360 टाइम्स 0.2 डिवाइडेड बाय 0.8, ये आ रहा है 90। और देख के पता चल रहा है 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है। तुम्हारे पास फेज डिफरेंस जो हो गया वो कितने का हो गया? अच्छा, मैं तुम लोग जो लोग इस वक्त ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, मैं उनके लिए कंपलसरी है कि जो मैं तुम लोगों को क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट तुम लोगों ने भेजने हैं। अगर स्क्रीनशॉट नहीं भेजे तो मैं तुम लोगों का एब्सेंट मार्क करूँगा, क्योंकि मुझे इसमें नज़र नहीं आना चाहिए कि तुम लोग प्रेजेंट हो। तुम लोग फिजिकली नहीं बल्कि मेंटली भी यहाँ प्रेजेंट होना चाहिए। तो उसमें तुम्हारी एब्सेंट मार्क होगी। तो कितना होगा मेरे पास? 90 डिग्री। तो प्लीज़ इसका नोट डाउन करो अपने बुक पर, उसके बगैर काम नहीं होगा। सर ये फिर से एक्सप्लेन कर दें? मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। देखो मेरी बात सुनो। ये बेसिकली दो कॉन्सेप्ट्स का से मिलके क्वेश्चन हुआ है। इस क्वेश्चन में साउंड की स्पीड गिवन थी और साउंड की फ्रीक्वेंसी गिवन थी, ठीक है ना? अब वो तुमसे पूछ रहा है कि अगर 0.2 मीटर पर जो दो पार्टिकल मूव कर रहे हैं, यानी वो डेफिनेटली साउंड के पार्टिकल्स होंगे ना। एक पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल में कितने का डिफरेंस है? 0.2 का है। वो तुमसे पूछ रहे हैं कि इन दोनों की जो स्टेट ऑफ मोशन है, इन दोनों के दरमियान का फेज डिफरेंस फाइंड करना है मुझे। अब मेरे पास कोई और ऑप्शन तो नहीं है। मैं पहले क्या काम करता हूँ कि मैं इसकी वेवलेंथ मैंने फाइंड की फार्मूला से,
लैम्डा इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय f। तो मैंने पहले इसकी फाइंड कर ली, जो कि 0.8 आ गई, ठीक है। अच्छा तुम्हें पता है कि तुम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को भी इस तरह से प्लॉट कर सकते हो, ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, पता नहीं तुम लोगों को? वैसे होता है तो उसमें कंप्रेशंस होती हैं और एयर फ्रैक्शंस होती हैं। इसका मतलब है कोई से भी दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट सपोज यहाँ पर है 0.2 पे, और ये दूसरा पॉइंट ये वाला है 90 का था ना, दूसरा पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए। तो इन दोनों के दरमियान का डिफरेंस कितना है? 0.2 है। अब मैंने वेवलेंथ निकाली, मेरे पास वेवलेंथ कितनी आ गई है? 0.8 की आ गई वेवलेंथ, आगे नहीं आ गई है। तो 0.8 रिप्रेजेंट करे कंप्लीट साइकिल को, और एक कंप्लीट साइकिल का जो एंगल होता है वो कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो इन दोनों के दरमियान अभी देख के नजर आ रहा है कितना कितना डिफरेंस है इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान एंगल की फॉर्म में? 90 है ना। लेकिन मैं इस तरह से भी निकाल सकता हूँ कि 0.2 जो रिप्रेजेंट करेगा किसको? 360 टाइम्स। अच्छा यूनिटरी मेथड तुम लोगों को पता नहीं आता होगा कि ये इससे मल्टीप्लाई होता है, इससे डिवाइड होता है, हो सकता है बाजू बना तो 0.8 होगी, और ये कितना हो जाएगा मेरे पास? 90 डिग्री हो जाएगा। अब क्लियर हो गया कौन था ये? यस सर। चलो अच्छी बात है। अच्छा इसके बाद मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अच्छा कल तुम लोग मेंटली तौर पे प्रिपेयर रहना, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये अनाउंसमेंट कर दी है कि हम एक दिन में 2 क्लासेस को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि तुम लोगों की इस वीक लाइव क्लासेस और सब आ सकते हो कल से। टाइम टेबल का हम लोग क्या करें? टाइम टेबल ये वाला रखें या सुबह वाला? 11 वाला सही है, क्योंकि केमिस्ट्री क्लास में मैं मूव कर दूँ किसी और टाइम के ऊपर, तो 11 वाला टाइम ही रखते हैं। और कोशिश ये करनी कि ज़्यादा बाहर नहीं जाना, तुम लोग नहीं क्लासेस लेके क्लासेस के अंदर ही रहना है। तो मैं कल अभी इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट करूँगा, मैं चीज़ें कंफर्म करने के बाद। तो मेंटली प्रिपेयर रहो, अगर ये चीज़ ठीक हुई तो कल से तुम लोग यहाँ पर आओगे, अदरवाइज सर तो केमिस्ट्री की क्लास ऑनलाइन नहीं होगी? केमिस्ट्री की ऑनलाइन होगी, सर चले गया ना, लेकिन अब्दुल्ला वाली क्लास लाइव होगी, ट्यूटोरियल क्लास लाइव होगी, और सर नज़ीर वाली क्लास ऑनलाइन होगी, ठीक है? ओके सर। चलो सही है। अच्छा इसके बाद हम लोग एक लास्ट एग्जांपल करते हैं और आज की क्लास को एंड करते हैं। वैसे हमारे पास टाइम है, कितना टाइम है? 1:20 तक है ना। इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। वन o'clock तक है, 1 o'clock खत्म हो गया सर 1 तक कितने खुश हो जाते हैं ना 1 तक की, मतलब टाइम में कोई गलती नहीं करेगा। मैं अभी MCQs का एक पेपर दूंगा, सारे गलत हो जाएंगे ऑप्शन। ठीक है चलो सही, आज के लिए एंड करते हैं, इसको इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे और होपफुली कल हम लोग इसको लाइव करेंगे। तो आज की क्लास एंड करते हैं, क्योंकि तुम लोगों की नेक्स्ट क्लासेस भी होंगी, इसकी रिकॉर्डिंग तुम लोगों को मिल जाएगी।